देखिए हमारा जो चैप्टर है जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन पर चर्चा कर ली थी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है हमारी। क्या बताया था मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन में कि एक पर्सन एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके एक दूसरे पर्सन को ऑर्डर देता है कि भैया तुम इस बिल में लिखा हुआ अमाउंट एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद या तो मुझे दे देना या मेरे बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को दे देना, या फिर जो पर्सन इस बिल को लेकर आएगा तुम उसे दे देना। ध्यान है, ये डेफिनेशन हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की समझी थी। यानी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय वन पर्सन एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू अनदर पर्सन इन राइटिंग कि भैया स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी पेबल टू हिम और ऑन हिज बिहाफ और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये तीन बातें हमने की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती हैं। एक होता है ड्रॉअर जो कि बिल को लिखेगा, यानी कि जिसने सामने वाले पर्सन को क्रेडिट पर माल बेचा है। दूसरा पर्सन होगा ड्रॉई जो उस बिल को एक्सेप्ट करेगा या जिसको क्या करना है, पेमेंट करना है। एंड द थर्ड वन कौन होगा, पेई। पेई वो पर्सन होगा जिसे उस बिल का क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो पेई और ड्रॉअर हैं वो सेम पर्सन भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं। अगर ड्रॉअर खुद अपने पास ही ड्यू डेट तक बिल लिख रखेगा और पेमेंट रिसीव करेगा तो ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन हो गए। अदरवाइज अगर ड्रॉअर ने वो बिल किसी तीसरी पार्टी को दे दिया है तो पेई यहां पर कौन बनेगा, वो जो थर्ड पार्टी है वो हमारी क्या बनेगी, पेई बनेगी। फिर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था दो टर्म्स के ऊपर, ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट। मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट को सेम बोल देते हैं, लेकिन अगर मैं थ्योरेटिकल बात करूं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ एक्ट तो मैंने ये बताया था ड्यू डेट का मतलब होता है जिस दिन उस बिल की डेट एक्सपायर हो रही है उस डेट को हम क्या बोलते हैं, ड्यू डेट बोलते हैं। और जब हम उसमें 3 दिन क्या जोड़ देते हैं, ग्रेस पीरियड के ऐड कर देते हैं, तो आफ्टर 3 डेज आपके पास जो डेट आती है वो उस बिल की मैच्योरिटी डेट होती है। फिर मैंने आपके साथ 2-3 बातें डिस्कस की थी कि आपके बिल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बिल आफ्टर डेट और एक होते हैं बिल आफ्टर साइट। बताइए, मैंने बिल आफ्टर डेट में आपको क्या बताया था कि इसका पीरियड उस दिन से स्टार्ट हो जाता है जब ड्रॉअर ने उस बिल को लिखा है, लेकिन बिल आफ्टर साइट का जो पीरियड है वो कब से स्टार्ट होता है, सर जब When बिल will एक्सेप्ट होता है। accepted? बिल्कुल, जब ड्रॉई उस बिल को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तब से उसकी काउंटिंग चालू होती है। फिर मैंने दो बातें डिस्कस की थी आपके साथ। एक, अगर ड्यू डेट के दिन पब्लिक हॉलिडे हो, आपने एक बिल लिखा और उस बिल को लिखने के बाद उसकी जो ड्यू डेट आ रही है वो पब्लिक हॉलिडे आ रहा है, तो बताइए बिल का जो पेमेंट होगा या उसकी जो ड्यू डेट होगी वो कब मानी जाएगी, जस्ट प्रिसीडिंग डे। और अगर मान लीजिए ड्यू डेट पर इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर हो जाता है, अगर ड्यू डेट पर क्या हो जाता है, इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर हो जाता है, तो आपकी जो ड्यू डेट रहेगी वो ड्यू डेट क्या होगी, नेक्स्ट वर्किंग डे पर आपकी उसकी ड्यू डेट रहेगी। चलिएगा, यहां तक की बात हमने करी थी। आइएगा अब मैं कुछ और बात करता हूं। मान लीजिए आपने कोई बिल लिखा
स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज के लिए, व्हेन bill is due after स्पेसिफिक डेज। यानी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बोला कि एक बिल लिखा गया है 60 डेज के लिए, या एक पर्टिकुलर बिल लिखा गया है 40 डेज के लिए। यानी जब बिल को कुछ स्पेसिफिक डेज के लिए बनाया जाए, या एक सिचुएशन होगी व्हेन bill is due after a specific number of months। आपने बिल लिखा 3 महीने के लिए, आपने बिल लिखा 2 महीने के लिए, तो दो बातें हो गई। बिल का पीरियड इन मंथ में हो सकता है और बिल का पीरियड कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज में हो सकता है। तो दोनों ही केस में मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहां पर आप जब करोगे तो क्या करोगे, डेट ऑफ बिल must be excluded। यानी जैसे मान लीजिए आज है 30 जुलाई, आज कोई बिल लिखा गया है 40 दिन के लिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 30 जुलाई को आपको इंक्लूड नहीं करना है। बिल की जो ड्यू डेट आप निकालोगे उसमें जो 40 दिन काउंट करोगे वो कहां से काउंट करोगे, 31 तारीख से आप काउंट करोगे। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो बिल आफ्टर सम स्पेसिफिक डेज होता है उसमें आप डेट ऑफ बिल को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। और जब आपका बिल स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज पर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली मंथ टू मंथ चलेंगे। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप मंथ टू मंथ चल रहे हैं तो ये ध्यान नहीं रखेंगे कि किस महीने में कितने दिन हैं। अगर मान लीजिए फरवरी आ गया 28 दिन है बट कंसीडर्ड एज अ फुल मंथ, मई है 31 दिन है कंसीडर्ड एज अ फुल मंथ, जून है 30 डेज हैं बट कंसीडर्ड एज अ फुल मंथ। आपको दो बातें ध्यान रखनी है, जब डेज में चलोगे तो स्पेसिफिक डेज काउंट करने हैं, उसमें डेट ऑफ बिल को एक्सक्लूड कर देना। और जब आपके पास क्वेश्चन नंबर ऑफ मंथ का आएगा तो वहां पर आपको डेज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। व्हेन बिल एक्सपायर्स, आपका जिस समय पर जितने महीने बाद जो बिल एक्सपायर हो रहा है वही आपकी ड्यू डेट आ जाएगी। चलिए यहां तक की बातों को हमने अब डिस्कस किया। अब हमारे पास यहां जो क्वेश्चन है वो क्या होंगे कि आपको इस बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ट्रांजैक्शन हुआ है इस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग एंट्रीज डालनी है इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज। तो देखिएगा अब अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहेगा इस चैप्टर का, हमें वो देखना है। तो अब हम हेडिंग डालते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम सारी सिचुएशन को समझेंगे, कैसे ट्रांजैक्शन होगा और किस तरह से आपके पास
देखिएगा, केस ए, when bill is retained by drawer till due date, and money received. पहली सिचुएशन क्या ले रहा हूं मैं, बिल का ट्रांजैक्शन हुआ, ड्यू डेट तक वो बिल ड्रॉअर ने अपने पास ही रिटेन करके रखा है और उसको उस बिल के रेस्पेक्ट में क्या मिल गई, मनी मिल गई है। आइएगा देखिएगा ट्रांजैक्शन कैसे हुए हैं। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ₹50,000 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, 50,000 का माल ए ने बी को क्या किया है, बेचा है। मिस्टर बी एक्सेप्ट बिल ऑफ 50,000 फॉर 3 मंथ। अब इस अमाउंट के लिए ए ने बी के ऊपर एक बिल लिखा और वो बिल मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही ये बिल एक्सेप्ट हुआ, जानते हो अब मिस्टर ए तो क्या बन गया, ड्रॉअर बन गया, और मिस्टर बी क्या बन गया, ड्रॉई या एक्सेप्टर बन गया। अब हमें नॉर्मली अकाउंटिंग एंट्री डालनी है कि भैया ड्रॉअर की बुक्स में क्या एंट्री डलेगी और ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री डलेगी आपकी। यहां तक हो गया सबका। चलो ड्रॉअर और ड्रॉई, देखिए सबसे पहला ट्रांजैक्शन हुआ है, ड्रॉअर ने उधार माल बेचा है, क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किया। बताइए अगर क्रेडिट पर माल बेचा गया है तो व्हाट विल बी दी अकाउंटिंग एंट्री, क्या एंट्री डालोगे आप, बीस अकाउंट डेबिट टू सेल। तो अपना डेटर बनाओगे क्योंकि आपको बी से पैसे लेने हैं और अपनी सेल्स बुक कर दोगे। तो एंट्री बनी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 50,000 की ये एंट्री हो गई। अगर इसने माल बेचा है तो ड्रॉई ने माल खरीदा है, तो ये माल खरीदने की एंट्री बुक कर देगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, और ये ए को अपना क्या बना लेगा, क्रेडिटर बना लेगा। बताइए क्लियर है बिल्कुल फर्स्ट एंट्री। चलिएगा अब आपने बिल लिखा और सामने वाले ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इस डेटर से आपके पास क्या आ गया,
एक बिल आ गया, तो अब हम अकाउंटिंग करेंगे, हमारी असेट क्रिएट कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये बिल हमें मिला बी से, तो हम उसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो हमारी बुक्स में डेटर चल रहा था। तो एंट्री क्या बन गई, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। इसके लिए वो लाइबिलिटी थी, इसने एक लाइबिलिटी ली है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बताइए भाई, सभी को ये एंट्रियां क्लियर हैं बिल्कुल? आइए, अब ड्यू डेट तक ये बिल, ड्यू डेट तक ये बिल ड्रॉअर ने अपने ही पास रखा और उसी को पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्या सिचुएशन ली है, व्हेन बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर टिल ड्यू डेट एंड मनी रिसीव्ड। तो लीजिए, बताइए इसकी एंट्री क्या बन गई, आपको इस बीआर के रेस्पेक्ट में कैश मिल गया, तो एंट्री बनी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर को कैंसिल कर दीजिए और उसकी मनी आपके पास रिसीव हो गई। और इसने अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बताइए भाई, ये मैंने आपके साथ फर्स्ट बेसिक सिचुएशन डिस्कस की है कि जब आपने उधार माल बेचा, उसके बाद बिल को लिखा, ड्यू डेट तक ये बिल आप ही के पास रहा, और आपको ड्यू डेट पर उस बिल के रेस्पेक्ट में क्या मिल गया, पेमेंट मिल गया। बताइए, क्या ये एंट्रियां क्लियर हैं बिल्कुल? यस सर। किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए, बिल्कुल बेसिक केस हमने फर्स्ट सिचुएशन पर डिस्कशन किया है। अब देखिएगा, when bill discounted with bank, with बैंक। आइएगा, अब जरा ट्रांजैक्शन को वापस देखते हैं कि क्या हुआ ट्रांजैक्शन। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 ऑन क्रेडिट। और उसके बाद एक बीआर लिखा गया जिसे बी ने एक्सेप्ट करके यहां भिजवा दिया। बिल ऑफ 3 months accepted by मिस्टर बी। अब इसका मतलब क्या हुआ,
कि मिस्टर ए को इस बिल का पैसा 3 महीने बाद मिलेगा, बट अब मिस्टर ए को तो मनी क्या चाहिए, आज चाहिए, उसको अर्जेंसी आ गई कि भैया मुझे पैसा चाहिए, लेकिन बी तो कब देगा, 3 महीने बाद देगा। तो ए के पास एक ऑप्शन है, वो इस बिल को लेकर किसके पास जाएगा, वो इस बिल को लेकर जाएगा बैंक के पास। नाउ बैंक को जाकर क्या बोलेगा कि बैंक जी मेरे पास एक 3 महीने का बिल पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे पैसा आज चाहिए। तो बैंक प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू द ड्रॉअर, कि बैंक जो है वो ड्रॉअर को एक फैसिलिटी दे रहा है कि जो पैसा आपको 3 महीने बाद मिलने वाला है, वो पैसा आप आज मुझसे ले जाओ, 3 महीने बाद मैं मिस्टर बी से ले लूंगा। तो जब आप बैंक से इस बिल के रेस्पेक्ट में अमाउंट आज ही लेकर आ रहे हो, इस सिचुएशन को बोला जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोला जाता है इसे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो क्या बैंक ये काम फ्री में कर देगा, नहीं, बैंक आपको पूरे 40,000 रुपए नहीं देगा। बैंक अपनी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से 3 महीने का एक अमाउंट कट कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट चार्जेस। भाई आप एक ऐसे बिल का पेमेंट कर रहे हो जिसका पेमेंट आपको 3 महीने बाद मिलेगा, तो आप सामने वाली पार्टी को आज पूरा पेमेंट नहीं करोगे। मान लेते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट जो है 12% पर एनम है, रेट ऑफ डिस्काउंट है 12% पर एनम, और ड्यू डेट पर जो बी था उसने बैंक को पैसा दे दिया, क्योंकि ड्यू डेट पर अब वो बिल किसके पास है, बैंक के पास है। अमाउंट पेड टू बैंक। तो अब ये ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से हुआ, इनिशियली जो इसने जब बिल लिखा तो ये तो क्या बन गया, ड्रॉअर, ये बन गया ड्रॉई। अच्छा, बिल का पेमेंट इस बार किसको मिल रहा है, बैंक को, तो जो बैंक बन गया पेई। इस बार ड्रॉअर और पेई अलग अलग हो गए, यानी 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई इस ट्रांजैक्शन में। चलिएगा, तो अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज डालते हैं। ड्रॉअर, ड्रॉई और बैंक, 3 पार्टीज हमारे पास अवेलेबल है। इनिशियल ट्रांजैक्शन तो वही था आपका माल बेचने का, तो ड्रॉअर एंट्री डालेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 40,000 रुपए का गुड्स आपने बी को बेच दिया। तो ड्रॉई क्या बोलेगा, मैंने गुड्स परचेज किया, तो वो एंट्री डालेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। गुड्स के खरीदने बेचने से बैंक को कोई मतलब नहीं है, अभी बैंक पिक्चर में ही नहीं है। अब बताइए, बिल लिखने का ट्रांजैक्शन होगा इसके बाद, तो बताइए जब बिल एक्सेप्ट हो जाएगा तो ड्रॉअर के लिए वो बीआर बन गया,
तो ये एंट्री क्या डालेगा, BR अकाउंट डेबिट टू बी। बोलो क्लियर है बिल्कुल ये एंट्री। और इसके लिए वही चीज क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल। तो ये एंट्री डालेगा ए डेबिट टू बिल्स पेबल। बिल लिखने और एक्सेप्ट करने के दौरान भी बैंक की अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है आपके पास। क्लियर बिल्कुल, आ रहा है ना समझ में सबको। आइए अब, यस सर। और ये बिल लेकर गया बैंक के पास, तो इसको उस बिल के रेस्पेक्ट में पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन इसका कुछ नुकसान हो गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। बताइए, आते हैं जरा यहां पर। बैंक ने क्या बोला था कि देखो भाई 40,000 का बिल है, इस पर 12% की रेट लगेगी और मैं तुम्हें 3 महीने पहले पैसा दे रहा हूं, तो 3 महीने का इंटरेस्ट या एज अ डिस्काउंट मैं तुमसे चार्ज करूंगा। तो बताइए कितना अमाउंट वो चार्ज करेगा। 1200। तो बताइए 40,000 में से 1,200 रुपए तो चले गए, तो आपको पैसा कितना मिला, 38,800। 1,200 का आपका खर्चा बुक हो गया, 40,000। ये ट्रांजैक्शन बैंक और ड्रॉअर के बीच में हुआ है, तो ड्रॉई को इस ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी, अब बैंक की बुक्स में आते हैं। बैंक के पास एक बिल आया, बहुत ध्यान से समझना। बैंक के पास एक बिल आया, यानी बैंक ने एक बिल परचेज किया है। बताओ, अगर बैंक ने एक बिल परचेज किया तो बैंक क्या एंट्री डालेगा, बैंक बोलेगा बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। एक नया अकाउंट बैंक अपनी बुक्स में खोल लेता है, जो ये डिनोट कर रहा है हमारे पास कुछ बिल आए हैं 40,000। टू, बैंक की इनकम कितनी हुई है, डिस्काउंट 1,200। और टू, कस्टमर अकाउंट में 38,800 रुपए वो दे देगा। ये आपके पास बैंक की बुक्स में एंट्री हो जाएगी। बताइए क्लियर है बिल्कुल। बैंक एक नया अकाउंट ओपन करेगा बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड के नाम से, उसमें से अपनी इनकम बुक कर लेगा और बाकी का पैसा कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। चलिएगा, अब ये ट्रांजैक्शन खत्म हो गए। अब ड्यू डेट तक सारी पार्टियां वेट करेंगी। अब ड्यू डेट पर मुझे बताइए ड्रॉई किसको पैसे देगा, बैंक को। तो ड्रॉअर को अब इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करनी है। आइए, ड्रॉअर
ड्रॉई बैंक, ड्रॉअर को अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ड्यू डेट पर ड्रॉअर को अब कुछ नहीं मिलना, क्योंकि ड्रॉअर को तो ये पैसा बैंक इनिशियल स्टेज पर ही दे चुका है। ड्रॉई को तो अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, तो ड्रॉई अब अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। भैया इसको तो 40,000 रुपए देने हैं और ये अपनी इस लाइबिलिटी को सेटल कर लेगा। और ये पैसा मिला किसको है? बैंक को। टू, किस अकाउंट के रेस्पेक्ट में मिला है? बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट अकाउंट। ये लीजिए, ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड हो गया। यानी जो बिल लिखा गया था उस बिल को ड्रॉअर ने क्या किया? बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, और बैंक से डिस्काउंट करवाने के बाद ड्यू डेट पर ड्रॉई ने बैंक को उसका क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। बताइए क्या इस ट्रांजैक्शन में अब किसी को कोई डाउट है? क्लियर है बिल्कुल ये एंट्री? चलिए, when bill is sent for collection, to bank, आइएगा अब जरा हम इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को समझते हैं। देखना, ये मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने बी को सोल्ड किया है, बी एक्सेप्ट 4 months बिल। यहां तक के तो ट्रांजैक्शन सेम चल रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मिस्टर ए को आज मनी नहीं चाहिए, तो वो बैंक से डिस्काउंट नहीं करवाना चाहता, लेकिन मिस्टर ए के सामने एक समस्या है कि उसके कई सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके पास कई सारे बिल आए हुए पड़े होते हैं। अब कई बार मिस्टर ए के साथ क्या होता है कि ड्यू डेट निकल जाती है लेकिन बिल का उसे ध्यान ही नहीं रहता। भाई मिस्टर ए कहां तक इस बात को संभाले, क्योंकि या तो भाई क्रेडिट ट्रांजैक्शन रोक दो, तो वो मिस्टर ए कर नहीं सकता। तो मिस्टर ए ने कई सारे बिल अपने पास रख रखे हैं, तो मिस्टर ए को एक समस्या आती है कि ये मैक्सिमम टाइम पर ड्यू डेट पर भूल जाता है कि यार भैया किस पर्सन से पैसा लेना है। तो अब ये सोच रहा है कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ड्यू डेट पे टाइम पर मेरे क्लाइंट से पैसा मिल जाए। तो ये अपने बैंक के पास जाता है, अपनी इस समस्या को लेकर किसके पास जाता है?
बैंक के पास जाता है और बैंक से पूछता है क्या आप मेरे बिहाफ पर मेरे क्लाइंट से मनी कलेक्ट कर लोगे क्या? मेरे पास बहुत सारे बिल पड़े हैं, मेरे पास बहुत सारे बिल पड़े हैं और मुझे तो याद ही नहीं रहता कि किस बिल की ड्यू डेट क्या है। तो क्या आप मेरे बिहाफ पर मेरे क्लाइंट से बिल का पैसा कलेक्ट कर लोगे क्या? तो जब ये मिस्टर ए बैंक के पास बिल कलेक्शन पर्पस से भेज रहा है, मेरी बात सुनना, ये पैसा नहीं ले रहा है, ये बैंक को सिर्फ एक बात बोल रहा है, मेरे सारे बिल आपके पास रख लो, जब जब जिस जिस बिल की ड्यू डेट आएगी आप क्लाइंट के से पैसा कलेक्ट कर लेना और कलेक्ट करके वो पैसा मुझे दे देना। इसे बोला जाता है बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। क्या बैंक ये काम फ्री में कर देगा आपके लिए? कभी नहीं। नो सर। बैंक तो फ्री में कुछ ना दे आपको। तो बैंक क्या बोलेगा कि बोले आजा भाई, मैं तेरे लिए ये काम कर तो दूंगा, लेकिन तू प्लीज मुझे क्या करना, बिल अमाउंट का 2% एस कमीशन दे देना। कमीशन लूंगा मैं तेरे से, काम तो कर दूंगा तेरे लिए, टाइम पर तेरे को पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन उस काम के बदले में मैं तुझसे क्या लूंगा, 2% का कमीशन लूंगा। तो जब इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन ए बैंक के साथ कर रहा है तो इस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है बैंक सॉरी बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक। अब यहां पर फिर कुछ स्पेसिफिक एंट्रियां बनेंगी। एंट्रियों को लिखने से पहले थोड़ा सा जरा हम एक और बात समझते हैं। यहां पर जरा इसकी पोजीशन समझो और ड्यू डेट पर ये पैसा इससे लेगा। ड्यू डेट, अच्छा नॉर्मली सोचना, देखो चीजों पर, ट्रांजैक्शन पर सोचो। मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं बैंक की पोजीशन क्या है। जानते हो बैंक केवल एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। क्या काम सौंपा गया बैंक को, जरा बताओ। बताइए क्या काम सौंपा गया है बैंक को, बोलो भाई क्या हो गया। बैंक को क्या काम दिया मिस्टर ए ने? सर ड्यू डेट कलेक्टिव बिल बिल का मनी, पेमेंट कलेक्ट करना। बिल का पेमेंट कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके ए को दे देगा, यही काम दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। बैंक को एक अधिकार मिला कि वो ए के बिहाफ पर बी से पैसा कलेक्ट कर सकता है। बोलो मिला कि नहीं मिला? यानी एक तरह से ए ने अपना अधिकार जो था कलेक्शन का वो किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। तो इसका मतलब बैंक को एक अधिकार मिला कि भैया वो बी से पैसा कलेक्ट करेगा, लेकिन साथ ही साथ बैंक के पास एक ऑब्लिगेशन भी आ गया कि वो इस मनी को कलेक्ट करके वापस किसको लौटा देगा, ए को। क्या वो पैसा बैंक अपने पास रखेगा? नहीं, वो पैसा किसको लौटा दिया जाएगा, ए को। तो जानते हो जब भी कोई बिल बैंक को कलेक्शन पर्पस से मिलता है तो बैंक के लिए उसका नेचर असेट एज वेल एज लाइबिलिटी दोनों होता है। हालांकि बेसिक
फंडामेंटल पार्ट में इस ट्रांजैक्शन की बैंक की बुक्स आपसे नहीं पूछी जाती हैं। ये आप इंटर लेवल पर पढ़ोगे जहां पर आप बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना सीखोगे। बट मैं आपको अगर आज ही बता दूंगा तो उस समय आपको बड़ी आसानी लगेगी कि अच्छा ये तो हम बचपन में पढ़ के आए हैं। तो आज वही बचपन है आपका, तो समझो मेरी बात को। हमने बैंक को क्या बोला कि भैया तू हमारा बिल ले ले, तो मैंने बैंक को अधिकार दिया बिल को कलेक्ट करने का। मैं केवल अभी बैंक की बात कर रहा हूं, एंट्री में कल लिखवा दूंगा सबकी। तो बैंक बोलेगा बिल्स फॉर कलेक्शन, आप लिखना मत, अभी समझ लीजिए, लिखने का काम हम कल कर लेंगे। असेट डेबिट, उसने बोला एक अधिकार को मैंने डेबिट कर लिया और वो अधिकार मुझे क्या मिला है, बिल को कलेक्ट करने का। लेकिन टू बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट, ओ माय गॉड, एक ही नाम के दो अकाउंट खुलेंगे बैंक की बुक्स में, लेकिन दोनों का नेचर अलग हो गया। अगर बाई चांस आप ये असेट और लाइबिलिटी लिखना भूल गए तो एंट्री जीरो हो गई। आप समझ रहे हो, ये यहां पर इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ये बिल फॉर कलेक्शन असेट के नेचर का है और ये बिल फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी के नेचर का है। तभी ये एंट्री स्पेसिफाई कर पाएगी कि बैंक को एक अधिकार मिला, साथ ही साथ बैंक के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आया कि भैया यहां से पैसा कलेक्ट करो और यहां दे दो। बैंक को इसके बदले में केवल और केवल कमीशन की इनकम हो जाएगी। बताइए क्या बैंक की ये अकाउंटिंग समझ आ गई आपको? मैं फिर कह रहा हूं, फाउंडेशन लेवल पर आपसे हो सकता है बैंक की एंट्री न मांगी जाए, बट ये एंट्री आप 100% इंटर लेवल पर करने वाले हो। तो आज ही आपको मैंने इंटर भी पढ़ा दिया, तो इसका मतलब अब आप फाइनल में पहुंच गए। फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया, फाइनल में आ गए अब अपन। किसी दिन आपको ऐसे ही मैं फाइनल भी पढ़ा दूंगा जो आप फाइनल में पढ़ोगे। क्लियर बिल्कुल? चलिएगा, तो कल हम इन सारी एंट्रियों को लिखेंगे और इस पर एग्जाम्पल वगैरह करेंगे। बस नेचर, मैं आपको एंट्रियां तो वैसे भी नहीं सिखाता हूं। देखो मुझे पता है आप लोग सब चैंपियन हो, एंट्रियां सबको आती हैं। मैं सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन समझा रहा हूं, किस तरह से ट्रांजैक्शन चल रहे हैं और उसकी वजह से क्या असेट और लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तीनों की बुक्स में एंट्री लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सर एक सेकंड, हाँ जी बोलिए। सर एक बार ये एंट्री दोबारा बता दीजिए। हाँ देखो, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने मान लो हिमांशु पर बिल लिखा, ये हूं मैं। चलो मैं इसको प्रैक्टिकली, ये कौन है, मैं हूं, ये हिमांशु है। ठीक है, अब क्या हुआ, हिमांशु ने मुझे बिल दे दिया, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मैं हूं गजनी का आमिर खान। मैं कौन हूं, गजनी का आमिर खान हूं। अब अगर मैं आमिर खान हूं गजनी का, तो इसका मतलब मैं तो भूल जाता हूं। अब अगर मैं भूल जाता हूं तो ड्यू डेट पर पैसा कैसे कलेक्ट करूंगा? तो मैंने क्या किया कि मैंने वो बिल कलेक्शन पर्पस के लिए बैंक को भेज दिया और बैंक को एक अधिकार दे दिया कि मेरे बिहाफ पर जाना और हिमांशु से पैसे कलेक्ट कर लेना। बोलो यहां तक की बात समझ आई? यस सर। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, जब हिमांशु से ये बिल का पैसा कलेक्ट होगा तो बैंक अपने पास रखेगा या मुझे देगा? बोलो हिमांशु। सर खुद के पास रखेगा बैंक, बैंक खुद के पास रखेगा। क्यों भाई? बैंक खुद के पास सर कैसे क्योंकि रखेगा? नहीं आपको देगा, पर ड्यू डेट पे देगा आपको। वो तो कलेक्ट भी ड्यू डेट पे ही करेगा, पहले थोड़ी कर लेगा कलेक्ट। नो सर। भाई मिस्टर बी तो ड्यू डेट को ही पैसा देगा ना। जी। तो यानी ड्यू डेट पर बैंक के पास दो काम हो गए कि बैंक बी से कलेक्ट करेगा, कमीशन काटेगा और बाकी का पैसा ए को दे देगा। एग्री?
यस सर। अब बैंक को ये बात आज ही पता है, तो बैंक क्या बोल रहा है, जब ये बिल मुझे मिला तो मेरी बुक्स में एक तो अधिकार डेबिट हो गया, क्योंकि मुझे अधिकार मिला है हिमांशु से पैसे कलेक्ट करने का, लेकिन मेरी एक लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई कि वो पैसा मुझे अधीश को देना है। तो बैंक अपनी बुक्स में असेट भी क्रिएट करेगा और लाइबिलिटी भी क्रिएट करेगा, और बैंक उसकी एंट्री डालेगा बिल फॉर कलेक्शन के नाम से, कि बिल फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट। बोलो आया पॉइंट समझ में? कुछ भी नहीं है, बस बैंक एक तरह से एक ही बिल के रेस्पेक्ट में दो तरह के वर्क कर रहा है, असेट और लाइबिलिटी दोनों के लिए। ठीक है, कल हम इसको और एग्जाम्पल से करेंगे, तब और क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।